अगर आप कभी समंदर किनारे खड़े हुए हों तो आपने वो जादू जरूर महसूस किया होगा। हाँ बिल्कुल। सुबह जिस जगह लहरें आपके पैरों को छू रही थी दोपहर तक वो मतलब मीलों पीछे जा चुकी होती है। और फिर शाम को वापस आ जाती हैं। हाँ, चुपचाप। हम्म। ये एक ऐसी लय है जो करोड़ों सालों से चल रही है। पर ये सिर्फ पानी का आगे पीछे होना तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे ग्रह की धड़कन जैसा है। सवाल यह है कि इस धड़कन को चला कौन रहा है। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हर रोज अरबों टन पानी को उठाती और फटकती है। आज हम इसी खगोलीय पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसकी मदद से हम समझेंगे कि ज्वार भाटा यानी टाइड्स सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं बल्कि पृथ्वी, चांद और सूरज के बीच चल रहे एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के खेल का नतीजा है। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये खेल भारत के किनारों पर कैसे खेला जाता है और इसका हमारी जिंदगी और इस प्लेनेट पर क्या असर पड़ता है। ये विषय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बंद सिस्टम में नहीं हैं। सही बात है। हम पर लगातार बाहरी ताकतों का असर हो रहा है। चांद जो रात में हमें इतना शांत दिखता है, वो असल में हमारे महासागरों में उथल-पुथल मचा रहा है। एक तरह का वूडियो, एक डांस कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसा वीडियो जो हमारे समुद्री इकोसिस्टम को जिंदा रखे हुए है। तो चलिए इस वीडियो की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं। ठीक है। ज्वार यानी हाई टाइड मतलब पानी का चढ़ना, और भाटा लो टाइड मतलब पानी का उतरना। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये चक्र घड़ी की तरह ठीक 12 घंटे का नहीं होता। इसमें एक छोटा सा पेच है ना? बिल्कुल। और वो पेच ही इस पूरी व्यवस्था को दिलचस्प बनाता है। वो लगभग 25 मिनट का फर्क। हाँ, वही 25 मिनट जो हर दिन ज्वार के समय को थोड़ा आगे खिसका देता है। अच्छा। अगर आज सुबह 10 बजे हाई टाइड आया है तो कल वो 10:50 के आसपास आएगा। और इसकी वजह सिर्फ पृथ्वी का घूमना नहीं है। नहीं, इसकी वजह चंद्रमा की अपनी चाल भी है। अच्छा, मतलब पृथ्वी तो घूम ही रही है पर चांद भी अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। सोचिए, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जब तक वो एक चक्कर लगाकर उसी जगह वापस आती है तब तक चांद अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। हाँ। तो पृथ्वी के उस हिस्से को वापस चांद के ठीक नीचे आने के लिए थोड़ा और घूमना पड़ता है। हाँ। जिसमें करीब 50 मिनट और लग जाते हैं। हाँ। और क्योंकि दिन में 2 ज्वार आते हैं तो इस 50 मिनट का आधा यानी 25 मिनट हर ज्वार के चक्र में जुड़ जाता है। बिल्कुल। अब समझ आया कि मछुआरे और नाविक हमेशा एक टाइट कैलेंडर क्यों साथ रखते हैं। ये तो हर दिन बदलता है। हाँ, उनका तो पूरा काम ही इसी कैलेंडर पे चलता है। तो अब आते हैं इसके पीछे की शक्ति पर। गुरुत्वाकर्षण। हाँ, हम सब जानते हैं कि ये चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है। चांद समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचता है जिससे पानी में एक उभार, एक बल्ज बन जाता है। और यही हाई टाइड है। एक मिनट, यहाँ पर एक बात थोड़ी उलझन वाली है। पूछिए। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि चांद के पास वाला पानी उसकी तरफ खींचता है, लेकिन हमारे सोर्सेज में लिखा है कि ठीक उसी वक्त पृथ्वी के दूसरी तरफ एकदम उल्टी दिशा में भी एक हाई टाइड आता है। हाँ, आता है। पर वहां तो कोई खींचने वाली ताकत नहीं है। ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ नहीं लगता? ये एक बेहतरीन सवाल है और ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज होते हैं। हाँ। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ पानी के बारे में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के बारे में सोचना होगा। ठीक है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पानी से भरा एक लचीला गुब्बारा है। जब आप गुब्बारे को एक तरफ से खींचते हैं तो क्या होता है? आपकी तरफ वाला हिस्सा तो उभरेगा ही, पर उसके ठीक पीछे वाला हिस्सा भी थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है। क्यों? तो जब पृथ्वी चांद की तरफ थोड़ी सी खींचती है तो उसके दूसरी तरफ का पानी जो सबसे दूर है वो इस खिंचाव में पीछे रह जाता है और अपना खुद का एक उभार बना लेता है। अरे वाह! तो एक ही समय में 2 ज्वार बनते हैं, एक चांद के सीधे असर से और दूसरा पृथ्वी के खिंचने और पानी के पीछे छूट जाने से। ये वाटर बलून वाली एनालॉजी कमाल की है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो गई है ना? और कमाल की बात यह है कि चंद्रमा हर साल हमसे कुछ सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हाँ, ये भी एक तथ्य है। इसका मतलब है कि करोड़ों साल पहले जब ये बहुत करीब था तो ये ज्वार आज के 11-12 मीटर नहीं बल्कि शायद सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवारें रही होंगी। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। तब तो पृथ्वी पर जीवन का रूप ही कुछ और होता। सही बात है। ये दिखाता है कि ये खगोलीय संतुलन कितना नाजुक है। अब इसमें समीकरण के तीसरे खिलाड़ी को लाते हैं। सूरज। हाँ, सूरज जो हमारे सौर मंडल का मतलब 800 पाउंड गोरिल्ला है, वो चांद से लाखों गुना बड़ा है। फिर भी ज्वार पर उसका असर कम क्यों है? सिर्फ एक शब्द में जवाब है, दूरी। दूरी। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है
कि शक्ति सिर्फ आकार पर नहीं, दूरी पर भी निर्भर करती है। और सूरज हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो उसका खिंचाव कम महसूस होता है। हाँ, चांद के मुकाबले सिर्फ 46% ही होता है। लेकिन जब चांद और सूरज की ताकतें मिल जाती हैं, तब असली ड्रामा होता है। और यहीं पर स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की एंट्री होती है। हाँ, पहले स्प्रिंग टाइड की बात करते हैं। इसका वसंत के मौसम से कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग का मतलब है उछलना। ये महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अच्छा, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी है, जिसमें सूरज और चांद दोनों एक ही टीम में होते हैं। बिल्कुल सही कहा। दोनों मिलकर पानी को खींचते हैं और नतीजा होता है एक बहुत ऊंचा ज्वार और एक बहुत नीचा भाटा। मतलब लहरें सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर आती हैं और कहीं ज्यादा पीछे जाती हैं। हाँ, पर हमारे स्रोत एक और दिलचस्प बात की तरफ इशारा करते हैं। क्या? ये सिर्फ ऊंची लहरों की बात नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, ये करोड़ों सालों से पृथ्वी की सतह, मतलब उसकी क्रस्ट पर भी दबाव डालता रहा है। क्या मतलब? ये ज्वार भाटा शायद हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल पर भी असर डाल सकते हैं? ये एक थ्योरी है, पर यह हमें याद दिलाता है कि ये खगोलीय पिंड सिर्फ आसमान में चमकने वाली चीजें नहीं हैं। ये भौतिक रूप से हमारे ग्रह को आकार दे रहे हैं। और नीप टाइड इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, जब दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हों। ये कब होता है? ये तब होता है जब चांद और सूरज पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी एक एल शेप में। तो पानी एक तरफ चांद की ओर खिंच रहा है और दूसरी तरफ सूरज की ओर। हाँ, तो नतीजा ये होता है कि लहरें कंफ्यूज हो जाती हैं कि किधर जाएं। दोनों की शक्ति एक दूसरे के असर को काफी हद तक काट देती हैं। और इसीलिए नीप टाइड के दौरान ज्वार बहुत कमजोर होते हैं। बिल्कुल, पानी न ज्यादा चढ़ता है न ज्यादा उतरता है। समंदर उस दौरान थोड़ा सुस्त हो जाता है। ये तो हुई खगोलीय व्यवस्था की बात। लेकिन ये विशालकाय ताकत जब हमारे देश की हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा से टकराती है, तो उसका असर कैसा दिखता है? मतलब भारत में कहाँ ये वुड्यू सबसे नाटकीय रूप लेता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत में ये घटना सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और हमारे सोर्सेस के हिसाब से इसका सबसे जबरदस्त रूप गुजरात की खंभात की खाड़ी में देखने को मिलता है। खंभात की खाड़ी, वहां ज्वार की ऊंचाई 11 मीटर तक पहुंच सकती है। 11 मीटर? मतलब एक 3-4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, वहां का तो पूरा जीवन ही इसके हिसाब से चलता होगा। शिपिंग, मछली पकड़ना, सब कुछ। बिल्कुल, कांडला जैसे बड़े बंदरगाहों में जहाजों का आना जाना पूरी तरह ज्वार पर निर्भर करता है। अच्छा। एक जहाज अगर उस 11 मीटर ऊंचे ज्वार के विंडो से चूक गया तो वो अगले 12 घंटे 25 मिनट के लिए गहरे कीचड़ में फंसा रह सकता है। बाप रे। ये प्रकृति की वो शक्ति है जिसका सम्मान करना ही पड़ता है। खंभात के अलावा कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन डेल्टा का भी जिक्र है। हाँ, सुंदरबन का इकोसिस्टम तो पूरी तरह ज्वार भाटा पर ही टिका है। कैसे? ये ज्वार अपने साथ पोषक तत्व लाते हैं जो मैंग्रोव्स को जिंदा रखते हैं, और भाटा के समय जब पानी उतरता है तो केकड़ों और दूसरी प्रजातियों को भोजन मिलता है। मतलब एक परफेक्ट सिम्बायोटिक रिश्ता है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि इसके फायदे बहुत हैं। जहाजों की आवाजाही, मछली पकड़ना। निश्चित रूप से ज्वार के साथ मछलियां तट के करीब आती हैं, जिससे उन्हें कम मेहनत में अच्छा कैच मिलता है। और बंदरगाहों की सफाई भी तो होती है। हाँ, ये एक और बड़ा फायदा है। ज्वार का पानी अपने साथ जमा हुई गाद, कीचड़ और गंदगी को बहाकर गहरे समंदर में ले जाता है। प्रकृति का अपना क्लीनिंग सिस्टम है। इन स्रोतों में टाइडल एनर्जी का भी जिक्र है, मतलब पानी के इस चढ़ाव उतार से ऊर्जा बनाना। हाँ, ये एक बहुत प्रॉमिसर स्रोत है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में। ये काम कैसे करता है? इसका सिद्धांत काफी सरल है। जहां ज्वार बहुत ऊंचा आता है, वहां एक बैराज या बांध जैसी संरचना बनाई जाती है। जब ज्वार का पानी अंदर आता है तो उसे रोक लिया जाता है, और फिर जब भाटा के समय समंदर का स्तर नीचे जाता है तो इस रोके हुए पानी को टरबाइन के जरिए छोड़ा जाता है। और उससे बिजली बनती है। हाँ, पूरी तरह से क्लीन एनर्जी, कोई प्रदूषण नहीं। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के सिर्फ फायदे तो नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल। हर शक्तिशाली प्राकृतिक घटना की तरह इसके भी नकारात्मक पहलू हैं। सबसे बड़ा है तटीय कटाव, यानी कोस्टल इरोजन। मतलब किनारों का कटना। हाँ, पानी की लगातार टक्कर से किनारों की जमीन धीरे धीरे कटकर समुद्र में समा जाती है।
कई तटीय गांव और शहर इस समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर स्प्रिंग टाइड के वक्त कोई तूफान या चक्रवात आ जाए तब तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। ये एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऊंचा ज्वार और तूफानी लहरें मिलकर विनाशकारी बाढ़ ला सकती है। इसके अलावा छोटी नावों के लिए भी खतरा होगा। हाँ, भाटे के समय पानी का तेजी से उतरना उन्हें या तो कीचड़ में फंसा सकता है या पानी के नीचे छिपी चट्टानों से टकरा सकता है। और खेती का भी नुकसान होता है। हाँ, खारे पानी का जमीन के अंदर घुल जाना जो उपजाऊ जमीन को बंजर बना देता है। तो एक तरफ ये जीवनदायी है और दूसरी तरफ विनाशकारी भी हो सकता है। एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। हमें लगता है खंबात की खाड़ी में 11 मीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे स्रोतों में कनाडा की बे ऑफ फंडी का जिक्र है, जहां ये आंकड़ा 16 मीटर तक पहुंच जाता है। 16 मीटर, जरा सोचकर देखिए। इसका मतलब है कि आप सुबह जहां अपनी नाव खड़ी करते हैं, 6 घंटे बाद वो एक 5 मंजिला इमारत की छत पर हो सकती है। अविश्वसनीय। प्रकृति की ऐसी ताकत के सामने इंसान वाकई बहुत छोटा महसूस करता है। सही बात है। इस पूरी बातचीत में एक चीज बार बार सामने आ रही है, घर्षण यानी फ्रिक्शन। हाँ, हमारे स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है कि यही घर्षण पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को भी धीमा कर रहा है। हाँ, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये सच है। कैसे? जब ज्वार का उभार पृथ्वी के घूमने की दिशा के खिलाफ खिंचता है, तो समंदर के तल और पानी के बीच एक जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होता है। एक तरह का ब्रेक। हाँ, एक बहुत हल्का सा ब्रेक। ये करोड़ों सालों से पृथ्वी के रोटेशन को धीमा कर रहा है। हम इसे महसूस नहीं करते, पर इसने हमारे दिन की लंबाई को वाकई में थोड़ा बढ़ाया है। मतलब डायनासोर के समय में एक दिन शायद 23 घंटे का ही होता था। हाँ, संभव है। तो हम न सिर्फ चांद से दूर जा रहे हैं, बल्कि हमारा दिन भी लंबा हो रहा है, और इन दोनों के पीछे कहीं ना कहीं ये ज्वार भाटा ही है। ये कमाल है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि ज्वार भाटा सिर्फ समुद्र की लहरों का चढ़ना उतरना नहीं है। नहीं, ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच का एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली रिश्ता है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे महासागरों को सांस लेने में मदद करती है, उन्हें गतिमान रखती है और उन्हें जिंदा रखती है। बिल्कुल। स्रोत की एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर ज्वार भाटा न होते तो हमारे महासागर मृत हो जाते। हाँ, उनमें कोई हलचल नहीं होती, पानी सड़ने लगता, ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होता और समुद्री जीवन शायद वैसा कभी नहीं होता जैसा हम आज जानते हैं। तो ये इस ग्रह के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। कल्पना कीजिए कि अगर ये खगोलीय संतुलन, ये नाजुक वुडियो किसी वजह से बिगड़ जाए और ज्वार भाटा हमेशा के लिए रुक जाए, तो हमारे महासागरों का, हमारे तटीय जीवन का और आखिरकार इस ग्रह पर जीवन का भविष्य